गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं आदित्य, आपके लिए आज क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का लेकर आया हूं। मैंने आपसे क्लास 1 में डिस्कस किया था द पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट। आपने उस क्लास को देखा, आपने हमें बताया कि काफ़ी अच्छा लगा आपको। उसी के आगे हम आज क्लास शुरू करेंगे और इसमें हम देखेंगे द सेंटेंस एंड इट्स टाइप, कि ये जो वाक्य होते हैं इन कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य होते क्या हैं, राइट। हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि वाक्य जो थे कुन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो वो बनते हैं, लेकिन अगर आपको एक शब्द है और शब्दों के कुछ समूह होते हैं, राइट। अगर एक शब्द यहाँ है, एक शब्द वहाँ है, अगर अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, तो क्या वो सही सेंटेंस होगा? तो सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका होता है, हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी हमारा पहला क्लास मिस किया है ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा या आपको बहुत मुश्किल होगी। और आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिलें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ उदाहरण के साथ हम सभी प्रकार के वाक्यों को जानने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप हमें वहाँ पे कमेंट करें, राइट। हमें बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो शब्द का समूह की बात जो मैंने करी है वो क्या है, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? यस, कॉल्ड इज़ द शिप कैमल ऑफ द डेजर्ट द। तो क्या लगता है, ये जो लिखा हुआ है शब्दों का एक समूह है, ये ठीक है क्या? आप खुद से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में कि कुछ सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, राइट, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या ये उस सेंटेंस में कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, आई थिंक। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो जिसे रेगिस्तान का जहाज ऊँट कहा जाता है, तो क्या ये सही सेंटेंस है? आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट कोल्ड ब्लो लास्ट विंड अ, क्या ये सही तरीका है लिखने का सेंटेंस को? ये एक शब्द का समूह है, लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा गया है, इसका क्रम सही नहीं है, राइट। रात की ठंड ने पिछली हवा को उड़ा दिया, ऐसा कोई सेंटेंस होता है क्या? अगर आप किसी को समझाने जाएंगे कोई चीज़ और इस तरीके से बात करेंगे तो क्या सामने वाले को समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। समूहों का कोई मतलब नहीं है, इनमें जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे ये दोनों, इसमें कोई मतलब नहीं है। आइए इसको फिर से लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। सारे शब्द वही हैं जो पिछले उदाहरण में थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। तो सही मतलब क्या निकल आ रहा है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है अ कोल्ड विंड ब्लो लास्ट नाइट, मतलब बीती रात ठंडी हवा चली। ये सेंटेंस भी समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वाक्य लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं, सही जगह पे लिखे हुए हैं। कौन से वाक्य को कैसे लिखना है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ये वीडियो ऑनलाइन हमेशा रहेगी। आपको जब भी कुछ ना समझ में आए आप जाके इसको कभी भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप अभी सिर्फ क्लास को पूरी तरीके से ध्यान से देखें। तो इन सेंटेंस में अभी जो वाक्य है वो पूरा अर्थ बता रहा है, जिससे समझ में आ रहा है। अगर आप किसी के सामने बोलेंगे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो सामने वाला बिल्कुल समझ जाएगा कि आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी को ऐसे बोला जाए कि रेगिस्तान जहाज का ऊँट को कहा जाता है, तो क्या किसी को समझ में आएगा कि आपने क्या कहा? बिल्कुल नहीं। तो वाक्य को हमेशा पूरा करना होता है, सही क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये वाक्य है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य बनता है वो शब्दों के एक समूह से बनता है, राइट, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है।
जिसको कंप्लीट ऐसा करने के लिए किसी भी अन्य शब्दों या शब्दों के समूह के आधार पर बिना किसी मतलब के खुद को पूर्ण बनाता है। It makes complete sense by itself without depending on any other words or group of words to do so। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्दों का समूह है उसको सही तरीके से लिखने के लिए जो उसमें क्रिया है, राइट, जो अन्य शब्द के समूह हैं उनको पूर्ण बनाता है। ये नोट्स स्पेशली आप लोगों के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, जिससे आप कभी भी देखें और कभी भी समझना चाहें तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एज इट इज़ मिले, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बात करी शब्द के समूह से सेंटेंस बनता है, मतलब वाक्य के बनता है। तो ये वाक्य क्या है इसको देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है ये सेंटेंस क्या है, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लास को मिस किया है, पहले क्लास को। हाँ, तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस मतलब वाक्य क्या है? वाक्य अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इट कंटेन्स a subject and a predicate and is able to stand on its own। कहने का मतलब है कि जो शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ को बनाता है उसको हम वाक्य कहते हैं। अब एक विषय और एक विधेय होता है। सेंटेंस में जो सेंटेंस पूरा मिलके बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट्स होता है, एक विधेय होता है, और वह अपने ही दम पर सेंटेंस को पूरा करता है, राइट। अभी हम आगे समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट्स क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट शब्द या शब्दों का समूह है। अब शब्द क्या होते हैं? जैसे ही इज डूइंग अ जॉब। तो इसमें कितने सारे शब्द मिलके ये पूरे सेंटेंस को बना रहा है। तो यह बताता है कि हम किस बारे में या किससे बात कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ पूरा। अब प्रेडिकेट्स क्या है? विधेय जिनको बोलते हैं। विधेय का काम क्या है? विधेय एक वाक्य का एक भाग है। जो आप सेंटेंस बनाते हैं उसका एक भाग है। मतलब सेंटेंस दो भागों में बनता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो एक भाग सब्जेक्ट का हो गया, दूसरा भाग प्रेडिकेट का हो गया। जो विषय के बारे में एक कथन बनाता है कि विषय क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, या विषय से संबंधित कुछ है क्या। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट about the subject as to what the subject is doing or something concerning the subject। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस होता है वो दो भाग से बनता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का काम होता है कि वो जो कथन बना रहा है वो किसके विषय में कर रहा है, क्या बात कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स की कि अभी हम सेंटेंस को एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं और इसका अध्ययन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसको स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने एक तरफ सब्जेक्ट लिख दिया है, एक तरफ प्रेडिकेट लिख दिया है। तो अब हम जब कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो देखेंगे उस सेंटेंस के दो भाग कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल, माई कैट हैज़ विस्कर्स। इसका मतलब मेरी बिल्ली को मूछें हैं, राइट। हिंदी में ये कहते हैं। तो जो माई कैट है वो एक सब्जेक्ट है और जो हैज़ विस्कर्स है वो एक प्रेडिकेट है, राइट। आगे देखते हैं, अ पेंसिल इज़ ब्रोकन। मेरी पेंसिल टूट गई। तो इसमें जो पेंसिल है वो एक सब्जेक्ट है, राइट, बिल्कुल ठीक। और इज़ ब्रोकन मतलब कुछ हो गया, टूट गया, तो आप उसको कुछ संबोधित कर रहे हैं, है ना। पेंसिल आपकी टूट गई तो मतलब यहाँ पे पेंसिल टूट गई। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट और विधेय, विषय और विधेय, राइट। और देखते हैं, द बॉय
द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। अब बात यहाँ पे विषय की हो रही है कि बॉयज़ जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग फुटबॉल मतलब कुछ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो जो काम को बता रही है कि क्या काम कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट्स। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा, राइट? जो भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आप तुरंत हमें बताइए, आप कमेंट कर दीजिए, लाइव कमेंट, बिल्कुल मैं अभी तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। वेरी गुड। तो इसको हम अगर भाषा के तरीके से समझें तो इसका क्या मतलब होता है? इसमें ये कह रहा है कि ये जो वाक्य है एक पूर्ण विचार व्यक्त करते हैं, इसीलिए इन्हें पूर्ण वाक्य कहा जाता है, राइट? कंप्लीट थॉट्स या कंप्लीट सेंटेंस। कई वाक्यों में विषयों में केवल एक शब्द शामिल हो सकता है, लेकिन अधिक बार विषय दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनते हैं। अब ये जो बात कर रहा है कि कई बार केवल एक शब्द शामिल हो सकता है विषयों में, जैसे आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे जो वाक्य की बात कर रहे थे, तो वाक्य के जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब सब्जेक्ट में दो होता है, प्रेडिकेट में दो होता है। तो सब्जेक्ट में जो दो होता है वो एक सिंपल सब्जेक्ट होता है और एक सिंपल प्रेडिकेट होता है। एक सिंपल कंपाउंड होता है और एक सिंपल एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है और एक कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि वाक्य में एक सरल विषय क्या है और सरल विधेय क्या है, पहले हम ये समझते हैं, राइट? वाक्य में दो चीज़ें होती हैं। एवरी सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ पर्टिकुलर वर्ड अराउंड विच द सेंटेंस इज बिल्ट। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज called the simple subject. It is usually a noun or a pronoun. हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब एक विशेष वाक्य में हर विषय एक विशेष शब्द है, जिसके चारों ओर वाक्य बनाया जाता है। इस विशेष शब्द को सरल विषय कहा जाता है। यह आमतौर पर एक संज्ञा या सर्वनाम है। वो कैसे, वो अभी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए हर जगह पे आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके के एग्जाम्पल रखे हुए हैं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट स्टूडेंट्स? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा ये है कि द बॉय फेल डाउन। क्या कहता है उदाहरण? लड़का नीचे गिर गया, राइट? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें आगे अभी हम देख रहे हैं कि इसमें जो लड़का गिर गया, राइट, तो लड़का क्या है? इसमें लड़का एक सरल विषय है क्योंकि वो गिर गया, उसमें कुछ ऊंच नीच या दूसरी बातें नहीं हैं। द मेन वर्ड इज सेंटेंस इन द वर्ड इज बॉय। तो जो पहला शब्द है इस सेंटेंस में वो लड़का है, और वाक्य में मुख्य शब्द लड़का होने की वजह से ये बिल्कुल सरल विषय है। अगर आप इसके ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर आप इसके परिभाषा को पढ़ें तो देखो परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि एक विषय, वाक्य में हर विषय एक विशेष शब्द है जिसके चारों ओर वाक्य बनाया गया है। तो वाक्य किसके तरफ बनाया गया? लड़के की तरफ बनाया गया। लड़का क्या हुआ? गिर गया है। तो लड़का यहाँ पे एक सरल विषय है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे शब्द के बारे में, कुछ बताते हैं, राइट, जिसमें विधेय का निर्माण करते हैं। जैसे हमने देखा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर बनता है। तो अभी हमने देखा कि जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो हमारा सिंपल शब्द जो होता है, विषय होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेडिकेट्स की। तो पूर्ण विधेय वाले शब्दों में विधेय की कुंजी के रूप में कार्य करने वाले जो शब्द को सरल विधेय कहा जाता है। यह आमतौर पर एक क्रिया है, राइट? इट्स जनरली अ वर्ब। आपको पहले ही बताया गया कि वर्ब क्या होते हैं, राइट? बिल्कुल वही चीज़ें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एनी सेंटेंस, जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, राइट?
जो द वर्ड फेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट टेल्स व्हाट इज हैपनिंग टू द बॉय। तो जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें जो शब्द था गिर जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये बता रहा है कि लड़के को क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, प्रेडिकेट भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल सब्जेक्ट, एक कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक कंपाउंड प्रेडिकेट और एक सिंपल प्रेडिकेट। तो हमने पढ़ लिया सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल कंपाउंड, सॉरी सिंपल प्रेडिकेट। तो अभी हम बात करेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट्स की। अब क्या होता है, जो अक्सर हम देख सकते हैं कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक विषयों और एक से अधिक सरल विधेय शामिल है। इन वाक्यों को यौगिक वाक्य कहा जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है इनको। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। दोबारा बताता हूँ। ऑफन वी मे सी दैट अ सेंटेंस इंक्लूड्स टू और मोर सब्जेक्ट्स। किसी भी वाक्य को बनाते समय हम देखते हैं कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है, राइट? तो वो एक सिंपल प्रेडिकेट होता है। लेकिन जो सेंटेंस के टर्म्स होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। अ थीफ हैज़ अ डकैट वेयर कॉट एस्टरडे। क्या मतलब हुआ? कल एक चोर और एक डकैत पकड़े गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो देखो, सब्जेक्ट दो है, चोर भी सब्जेक्ट है और डकैत भी सब्जेक्ट है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो सब्जेक्ट है, दो विषय है, चोर भी और डकैत भी। इसलिए जो वर्ड है इसमें जो जोड़ने वाला शब्द है, और इसलिए उपरोक्त वाक्य में एक यौगिक विषय भी है, राइट? जो कनेक्टिंग वर्ड इज एंड, मतलब जो जोड़ने वाला शब्द है इस सेंटेंस में। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। द मेड वॉश्ड एंड ड्राइड द क्लॉथ्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि नौकरानी ने कपड़े धोए और सुखाए। तो क्या कर रही है? दो चीज़ कर रही है, दो काम कर रही है ना? दो काम कर रही है कि उसने पहले कपड़े भी धोए फिर सुखाए भी। तो इस उपरोक्त जो ये वाक्य है इसमें नौकरानी जो है उसने दो कार्य किए, कपड़े धोए और कपड़े सुखाए। तो इसमें जो जोड़ने वाला शब्द है धोना और सुखाना, मतलब और, इसलिए ये एक कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि इसमें जो मेड है वो दो काम कर रही है, एक तो जोड़ रही है और सुखा रही है, और जो एंड है वो जोड़ने का काम कर रही है, मतलब और जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंस के मूल पैटर्न होते हैं, आइए देखते हैं कैसे। जो हमने पहले भी बताया कि जो सेंटेंस है वो, उसकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर सेंटेंस हम बना रहे हैं, अगर वो तीनों चीज़ की कमी है तो वो कंप्लीट नहीं होगा। आइए देखते हैं वो क्या है। नंबर एक, सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले भी बताया गया, आपको क्लियर हो रहा है? फिर आता हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है इसके बारे में बताता है ना? पहले भी मैंने बताया हुआ है। अब वर्ब में भी दो टाइप के वर्ब होते हैं, वो भी आपको पहले बताया जा चुका है, उसके लिए आप हमारी पहले वीडियो ज़रूर देख लें। तो बात हम यहाँ कर रहे थे वर्ब की। वर्ब ये बताती है कि विषय क्या है, वो कर क्या रहा है ना? और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मिलकर सेंटेंस हमारी बनती है जिसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि वो जो बात कर रहा है इसका, वो अकेले ही अपने दम पर काम कर रहा है।
तब जाके वो सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। अब जैसे ही कॉल्ड, तो इस सेंटेंस में स्टैंड क्या है? अलोन। ही कॉल्ड मतलब कौन? अकेला ही है ना, अकेला ही फ़ोन कर रहा है। देखो, उसे फ़ोन किया, यह एक वाक्य है और यह अकेला है कि नहीं? उसे फ़ोन किया, ही कॉल्ड, उसको फ़ोन किया, तो यहाँ पे अकेला है, तो ये जो अकेला है ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे ही, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ही कॉल्ड में ही सब्जेक्ट है, और जो कॉल्ड है वो एक वर्ब है ना, क्रिया है। अब आगे देखते हैं। अब क्योंकि जिन्हें वाक्य नहीं दिया गया, मतलब कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, उसमें आपको ये समझना है कि भले ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, लेकिन वो वाक्य नहीं है। कैसे? जैसे बिकॉज ही कॉल्ड, तो जब बात करते हैं कि जब उसने फ़ोन किया, व्हेन ही कॉल्ड, तो ही क्या कर रहा है? ही कॉलिंग, वह बुला रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन ही कॉल्ड मतलब ही कॉलिंग, वह बुला रहा है। तो दिस नॉट स्टैंड अलोन, है कि नहीं? इसमें कुछ चीज़ें ये कह रहा है कि ये अकेला नहीं है। ठीक है, दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आपको ये एग्जांपल, आप दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, हाँ, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जो ये डिज़ाइन किया है आपका पैटर्न समझने का, अपने तरीके से किया है ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बेशक अपने दैनिक जीवन में बोलने और लिखने वाले अधिकांश वाक्य केवल एक विषय और क्रिया से अधिक होते हैं, है ना। जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि एक क्रिया और एक विषय से ज़्यादा होते हैं, लेकिन पूर्ण होने के लिए एक वाक्य में कम से कम एक विषय और एक क्रिया होनी ज़रूरी है ना। और अकेले स्टैंड होने में सक्षम होना चाहिए, तब जाके आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं तो एक से और एक से अधिक जरूर हो सकते हैं, है ना, वाक्य, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और उसके अंदर खुद बात को पकड़ने की या खुद खड़ा होने की क्षमता होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आगे चलते हैं। अब जो वाक्य अधूरे हैं, जिनको हम वाक्य खंड बोलते हैं या खंड वाक्य कह सकते हैं, या केवल अंश कहलाते हैं, राइट। अब अगर एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि केवल अंश क्या होते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जो वाक्य अधूरे हैं, जिसमें वर्ब कम है, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वो अधूरे होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक सेंटेंस है बी लाफ्ड, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं आपको। वी इज़ द सब्जेक्ट एंड लाफ्ड इज़ द वर्ब, मतलब वी इसमें एक सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है? वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल, द लायन रोड, शेर दहाड़ता है, तो इसमें भी द लायन इज़ द सब्जेक्ट, राइट, एंड जो रोरिंग करना है, दहाड़ना है, वो एक वर्ब है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे समझते हैं? हाँ, डिकेंस रोट डेविड कॉपरफील्ड, डिकेंस नाम है, डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा। डिकेंस ने किसको लिखा? डेविड को, कॉपरफील्ड को लिखा, राइट। डेविड कॉपरफील्ड उनका पूरा नाम है और डिकेंस एक दूसरा नाम है। तो इसमें
आगे एग्जाम्पल से और समझते हैं। शी नरेटेड द स्टोरी, मतलब कोई किसी के बारे में जब कुछ बता रहा होता है ना, तब हम, क्योंकि वर्ब हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। जैसे शी नरेटेड इज हमारा वर्ब मतलब सब्जेक्ट, और वर्ब हमारा क्या हो गया, द स्टोरी। अब स्टोरी नरेट करी जा रही मतलब कहानी को सुनाया जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब एक तीसरा समझते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, राइट, विषय को पूरक करता है। ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, द जजमेंट सीम फेयर, फैसला उचित था, है ना। आवर हाउस वॉज लार्ज एंड एयरी, मतलब हमारा घर बड़ा और हवादार था। ही लुक्ड गुड, वह अच्छा लग रहा था। समझ में आ रहा है। अब एक तीसरी चौथी चीज़ आ गई, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कैसे देखते हैं। सेंटेंस है, ही नेम्ड हिज सन अमित, उसने इस सब्जेक्ट मतलब ही इज अ सब्जेक्ट, नेम्ड क्या किया, नाम रखा अपने बेटे का, वर्ब हिज सन प्रत्यक्ष वस्तु किसका, अपने बेटे का जो है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, अमित, तो उसने अमित के बेटे मतलब उसने अपने बेटे का नाम अमित रखा। समझ में आ गया। आगे और देखते हैं। कविता कॉल नेहा अ जीनियस, कविता ने फ़ोन किया किसको, नेहा को, और क्या कहा कि वो जीनियस है। तो देखो चार चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कविता, फ़ोन मतलब कॉल, और नेहा और अ जीनियस। सब्जेक्ट कविता हो गई हमारी, कॉल्ड हमारा वर्ब हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको है, क्योंकि डायरेक्ट कविता ने किसको फ़ोन किया, नेहा को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे नेहा हो गई। और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है, वस्तु पूरक है, वो है जीनियस, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ निकल के आ गई, एक हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, अभी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। असलम गेव नरगिस द फ्लावर, असलम ने नरगिस को फूल दिया, राइट। फूल देना सबको पसंद है, वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं, ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें असलम है, क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है, गेव, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नरगिस है हमारी ना यहाँ पे, तो नरगिस को क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाथ में हमारे फूल है ना, ये ऑब्जेक्ट ही है ना हमारा, तो हमने उसको क्या किया, फूल दिया। तो असलम गेव्स नरगिस द फ्लावर्स, क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे बात करते हैं रिव्यू एंड प्रैक्टिस, समीक्षा करें और अभ्यास करें। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, क्रिया, विषय और क्रिया का समझौता, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ना है, मतलब रिव्यू करो आप, प्रैक्टिस और रिव्यू, जो भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि एक क्रिया को अपने विषय से सहमत होना चाहिए, क्रिया को अपने विषय से सहमत होना चाहिए। जब क्रिया का विषय एकल संज्ञा है तो क्रिया को तीसरे व्यक्ति के एक वचन में होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जो क्रिया है उसको अपने विषय में सहमति होना चाहिए, राइट। और क्रिया जो विषय का एकल संज्ञा है, राइट, एकल संज्ञा मतलब सिंगुलर नंबर है, तो क्रिया को तीसरे व्यक्ति के एक वचन में होना चाहिए, मतलब वर्ब को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, राइट। और तीसरा व्यक्ति जो एक वचन क्रिया का रूप है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत सर्वनामों के साथ किया जाता है, और वह और यह,
मतलब ही, शी एंड इट। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, जब एक क्रिया का विषय बहुसंज्ञा है, मतलब प्लूरल नाउन है, तो हमें एक क्रिया का उपयोग करना होगा जो तीसरे व्यक्ति, जो बहुवचन में होना चाहिए। अब व्यक्तिगत सर्वनाम क्या है? राइट, वो दे, मतलब वे के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया के रूप में तीसरा व्यक्ति बहुवचन होता है, एक वचन नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। पर ये डिफिनेशन है, ये परिभाषा है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, राइट। लेकिन इसको आप समझ के अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने जो सब्जेक्ट बनाया है, जो ये कंटेंट आपके लिए डिज़ाइन किया है, स्पेशली इस हिसाब से है कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, है ना। बुक पढ़ना सबको पसंद है, किस किस को पसंद है, कमेंट करो। वेरी गुड। हाँ, तो द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब इसमें जो विलक्षण है विषय, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, पुस्तक रोचक है, वो ये कह रहा है, राइट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, है ना, प्लूरल हो गया कि जो किताबें हैं, यहाँ पे बात होगी किताबें, पुस्तकें, वो रोचक हैं, मतलब कई किताब हो गई, एक नहीं कई किताबें हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमें बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, राइट। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का एक और एग्जाम्पल लें, मतलब अ डक वॉज फ्लाइंग ओवरहेड। क्या मतलब हुआ? एक बत्तख सर के ऊपर उड़ रही है। यार ये क्या बात हुई? लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बत्तख की, और वो कितनी है? एक है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? वेरी गुड। फिर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में इसी सेंटेंस में देखते हैं। टू डक वर फ्लाइंग ओवरहेड। अब हम यहाँ पे करें कि जो बत्तख हैं वो उड़ रही थी हमारे सर के ऊपर, है ना, ओवरहेड उड़ रहे थे। तो यहाँ पे जब दो हो गया तो हमारा क्या हुआ? बहुवचन हो गया, राइट। अब फिर से बात करते हैं एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की। एक बस, वन स्टूडेंट लिव्स हियर, मतलब एक स्टूडेंट रहता है। बहुत आसान सा सब्जेक्ट लाइन हो गया, राइट। एक छात्र यहाँ रहता है, बहुत सबको समझ में आ गया कि एक छात्र है, तो मतलब हमारा सिंगुलर है। थ्री स्टूडेंट्स लिव हियर, राइट। तो जब तीन हो गए तो हमारा बहुवचन हो गया कि तीन छात्र यहाँ रहते हैं। एक से ज़्यादा का मतलब बहुवचन हो गया ना, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हमारा आता है कि जो सेंटेंस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनके प्रकार को हम नहीं समझेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज़ होना है, उसके बारे में हमें पता नहीं लगेगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप वो चार प्रकार को जानें, समझें। उसको जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी होगी, अगला क्लास अटेंड करना होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप देख सकें, राइट। फिलहाल मैं आपको अभी के लिए इतना बताऊंगा कि हमारे चार प्रकार के सेंटेंस कौन से हैं। नंबर एक, असर्टिव, या इसको हम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें मतलब एक सेंटेंस होता है ना, एक बयान होता है। दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक सवाल पूछा जाता है। तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड होता है। जब कोई बात करते हैं तो एकदम दम से, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है, कमांड होता है, उसमें पकड़ होती है। और एक चौथे टाइप का सेंटेंस होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक विस्मय बोधक शब्द बोलते हैं हम इसको, वाक्य। ठीक है, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
हमारी पहली और दूसरी वीडियो जो आज की क्लास है इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें और जो भी समझ में ना आए हमें कमेंट में लिखें। मैं दोबारा आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी ऑलरेडी इस कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। आपको एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे। मैंने इसमें डेफिनेशन परिभाषा के साथ आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। अब पूरी तरीके से इसको ध्यान से देखें और आप अपने दोस्तों के साथ जो लोग अभी तक ऑनलाइन क्लास को नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से भी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से, उनको ये वीडियो शेयर करें और उनको बोलें कि वो क्लास को 3 से 4 बार ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और आप हमसे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करूँगा।